हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है एग्ज़ाम का डेट धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। चलिए बच्चों, हम लोग इतिहास के जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग यूरोप में जो राष्ट्रवाद, आपका चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें फ्रांस की क्रांति और जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। जो फर्स्ट आपका लेक्चर है बच्चों, उसमें हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, एक में पढ़ लिए हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति को पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा क्या है, दूसरा है इटली का एकीकरण। क्या है बच्चों, इटली का एकीकरण के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। और ये जो तीसरा लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण बच्चों हम लोग समझ चुके थे कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। पहले जितने भी, जैसे भारत ही था तो बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र में टूटा हुआ था, तो सबको जोड़ने का काम कौन किया भारत में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब किए हुए थे। उसी प्रकार से इटली, फ्रांस या जर्मनी जो भी था, सब छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारा राजाओं में बटा हुआ था। और सब लोगों को वहाँ भी, जैसे हमारे यहाँ पे महापुरुष लोग हुए, वहाँ के भी जो भी लोग थे वे सभी लोग एकीकृत करने का यानी जोड़ने का प्रयास किया था। तो हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ लिए थे। इटली के एकीकरण में आपको पता है कि मेजनी की भूमिका सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि मेजनी को क्या बोला जाता है, वहाँ का पैगंबर बोला जाता है एकीकरण का, या मसीहा भी बोला जाता है। उसके बाद में आपका वहाँ का जो राजा था, फिर उसके बाद में काउंट काउर जो प्रधानमंत्री था, काउंट काउर के बाद आपका गैरीबाल्डी। इन लोगों के योगदान से, बहुत सारा त्याग और बलिदान योगदान से आपका इटली का एकीकरण हो पाया था। हम लोग पिछले वीडियो में बहुत भली बातें समझ चुके थे। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा, तब जाके ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में, इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानने से पहले समझ ले, एक जो जर्मनी था स्टार्टिंग के समय में, याद रखिएगा, 300 छोटे बड़े राष्ट्रों में बटा हुआ था। और उससे भी समय में, जब प्राचीन काल में चलिएगा, तो जब आपको पता है कि जब तुर्की लोग जब अपना धर्म प्रसार के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए चारों दिशाओं में जब आक्रमण कर रहे थे, तो यूरोप में भी जिस तरीके से वो लोग भारत में आए, अफगानिस्तान से होते हुए भारत में इस्लाम धर्म का जो भी आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से वो लोग यूरोप में भी गए। और याद रखिएगा, यूरोप में वे लोग ऑटोमन साम्राज्य के नाम से क्या हुए, प्रसिद्ध हुए, ऑटोमन साम्राज्य, याद रखिएगा। और जो ऑटोमन साम्राज्य था, वहाँ के पूरा जो शासन व्यवस्था था यूरोप का, सबको तहस नहस कर दिया। उसके बाद में उसी समय में याद रखना है कि जो जर्मनी है हमारा, बहुत छोटे बड़े टुकड़ों में बट चुका था। बोल रहा है इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र, जब इटली का एकीकरण चल रहा था, तो उसी टाइम में जर्मनी में भी एकीकरण का दौर चल रहा था। सब लोग चाह रहा था कि जिस तरीके से फ्रांस में क्रांति हुआ है, इटली में क्रांति हुआ है, हमारे जर्मनी में भी क्या हो जाए, क्रांति हो जाए, और हम लोग भी क्या हो जाए, एकीकृत हो जाए। कह रहा है जर्मनी जब मध्यकाल में था, मध्यकाल का मतलब जो बीच वाला समय होता है आपका 1000, 1400, 1500, 1600, 1700 वाला जो काल होता है, लगभग 800 ईस्वी में सरलमा के नेतृत्व में संगठित होकर, आपको पता है ना कि क्या था यहाँ पर, याद रखिएगा, तुर्की का जो था, तुर्की का चारों तरफ क्या चल रहा था, कहर चल रहा था जी। तुर्की के कहर के वजह से पूरा यूरोप जो था, यूरोप में अराजकता फैल चुका था। क्या फैल चुका था, अराजकता फैल चुका था। और जिस वजह से वहाँ का जो भी प्रशासन व्यवस्था था तहस नहस हो गया था, धर्म सबको तहस नहस करके रख दिया था। तो उसी बीच में क्या था, एक सरलमा नामक व्यक्ति था, जो क्या किया, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों की मदद से एक छोटा सा पहले राज स्थापित किया। थोड़ा मजबूत इंसान था। धीरे धीरे क्या किया कि अपना धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, आपको पता ही होगा 9th में हम लोग पढ़ लिए हैं, एक साम्राज्य स्थापित किया जिसका नाम है कैरोलिंगियन साम्राज्य। क्या है, कैरोलिंगियन साम्राज्य।
और कैरोलिंगियन साम्राज्य को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? जब वहाँ के पोप से, पोप आपको पता है ना, जो चर्च होता है, चर्च का जो मेन पादरी होता है उसी को क्या कहते हैं? पोप कहते हैं। तो पोप से जब आशीर्वाद ले लेता है कौन? सरलामा, तो उसका जो साम्राज्य होता है वह बन जाता है पवित्र रोमन साम्राज्य। क्या बन जाता है? पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से क्या हो जाता है? प्रख्यात हो जाता है। विश्व में जो कैरोलिंगियन साम्राज्य था वही बन जाता है पवित्र रोमन साम्राज्य। तो याद रखिएगा, सरलामा का भूमिका बहुत ज्यादा था वहां से ऑटोमन साम्राज्य को हटाने पे और फिर से वहां का जो व्यवस्था था, व्यवस्था को सही करने। कहाँ का? यूरोप का। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि भाई सरलामा जो था के नेतृत्व में संगठित होकर, यानी जो मध्यकाल में जो जर्मनी खत्म हो गया था, सरलामा के जो अधीन में आया, नेतृत्व में आया और फिर एकीकृत हुआ, लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग आते आते, यानी फिर से जो नया समय आया, उसमें जर्मनी लगभग, याद रखिए आपको बताए हैं, 300 छोटे बड़े राज्य में बट गया। क्या बट गया जी? 300 छोटे बड़े राज्य में बट गया। और आपको पता है कि जब 300 छोटे बड़े राज्यों में बट गया तो फिर आपका नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। कौन आते हैं जी? नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट आकर बच्चों आपको पता है कि इसको 39 राज्यों में बांट देते हैं। कितनों में? 300 को एकीकृत करके 39 राज्यों में बांट देते हैं। प्यारे बच्चों, पता है आपको कि जब यहीं से नेपोलियन इसको 39 में जब इकट्ठा करता है, 300 को मिलाकर 39 बनाता है और इसी को हम जर्मन राइन संघ के नाम से जानते हैं। तो जब यह बन जाता है तब वहां के लोगों को पता चलता है कि जब भाई हम 300 से 39 बन सकते हैं तो 39 से एक क्यों नहीं बन सकते हैं? यानी कि टोटल का टोटल एक ही देश क्यों नहीं बन सकता है? और याद रखिएगा, नेपोलियन की वजह से ही जब ये नेपोलियन 300 से 39 करता है, उसी टाइम से लोगों के बीच में क्या चीज का भावना आने लगा? एकीकरण का भावना आने लगा कि अगर हम 39 हो सकते हैं तो हम एक भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से जर्मनी के लोगों में एकीकरण का भावना आया। देखिए, यूरोप में कहीं ना कहीं एकीकरण का भावना की जब भी हो, राष्ट्रवाद का भावना हो, उसमें नेपोलियन का बहुत बड़ा भूमिका रहा हुआ है। आगे देखते हैं, कह रहा उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। यानी सब लोग धर्म के आधार पर, देखिए जैसे यहाँ पर भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म बटे हुए हैं। उसी प्रकार से ईसाई में भी बहुत सारे धर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर कैथोलिक हो गया, उसी प्रकार से एक और होता है, मतलब जिस वजह प्रोटेस्टेंट हो गया। ये सब क्या हो गया? वहाँ पे धर्म था, तो धर्म में बटा हुआ था। उसके बाद में भाषा लोगों का अलग अलग था, संस्कृति अलग था, यानी जर्मनी बहुत सारे भागों में बटा हुआ था। कह रहा उत्तर जर्मन, यानी जर्मनी का जो उत्तर वाला भाग था वहां पे प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज्यादा थी। यानी कि प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसको मानने वाला की संख्या कहाँ था? उत्तर जर्मनी में। और याद रखिएगा, उत्तर जर्मनी में बहुत सारा भाई राज तो था ही, लेकिन उसमें एक प्रसा नामक राज था। इस प्रसा को याद रखिएगा, जो प्रसा था वही शक्तिशाली राज था। कहाँ पे? उत्तर जर्मनी में। कहाँ पे? उत्तरी जर्मनी में शक्तिशाली राज्य के रूप में कौन था? प्रसा था। कौन था जी? प्रसा। प्रसा को याद रखना है आप लोगों को। अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ जो था दक्षिण जर्मनी में, यानी उत्तर में तो आपको पता चल गया कि प्रोटेस्टेंट वाले थे और वहां पे प्रसा का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। उसी प्रकार से जो दक्षिण जर्मनी था वहां पे कैथोलिक नामक जो होता है ना, कैथोलिक धर्म वाले, उसका बहुत मतलब प्रतिनिधित्व था। और वहां पे उसकी संख्या क्या थी? बहुत ज्यादा थी। धर्म का प्रकार है ईसाई में, और ज्यादा कुछ नहीं। तो कैथोलिक वाला कहाँ थे? दक्षिण जर्मनी में। और प्रोटेस्टेंट वाले कहाँ थे? उत्तर जर्मनी में। तो कह रहा है, और याद रखिएगा यहाँ पर किसकी प्रभुसत्ता थी? कहाँ पे? उत्तर जर्मनी में तो प्रसा की थी। और कैथोलिक वाला यानी कि दक्षिण में, याद रखिएगा, डाइट का था। डाइट का मतलब होता है एक सांसद, सब लोगों का संगठन मिलाकर जितने भी देश वाले थे जो दक्षिण जर्मनी में पढ़ते थे, सब अपना अपना उम्मीदवार बनाकर एक सांसद बना दिया था। और सब लोग का प्लान बनाया था कि जैसे जैसे यहाँ से जो नियम बनेगा हम सभी उसी को मानकर क्या करेंगे? आगे अनुसरण करेंगे, आगे का जो भी शासन व्यवस्था है उसको चलाएंगे।
कह रहा है जहां सभी मिलते थे यानी आपस में बैठकर बात विचार कर लेते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखिए सब तो चाहता था कि नियम एक बने, लागू भी हो, लेकिन बिल्कुल एकत्रित तो होना बिल्कुल नहीं चाहता था। यानी वे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा राष्ट्र क्या हो जाए, एक हो जाए, हम सब मिलकर क्या हो जाए, एक हो जाए, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। और जब वो लोग चाहता ही नहीं था एक हो जाए, तो भाई एकीकरण तो बहुत दूर की बात है, यानी एकीकरण के लिए बिल्कुल वो लोग सोचता भी नहीं था। करा वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण, ये आपको बताया ना, नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। किसको जाता है जी? नेपोलियन बोनापार्ट को। ये लोग भले हाँ नियम एक बना लेता था, आपस में बैठ के मीटिंग सीटिंग कर लेता था, पार्टी फंक्शन कर लेता था, लेकिन एकीकृत तो होना नहीं चाहता था। एकीकरण करने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान सबसे अधिक है, क्योंकि आपको पता है 1806 में, कब 1804 में नेपोलियन राजा बनते हैं और 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीत कर, यानी जर्मनी पे पूरा अपना जीत लेते हैं और राइन राज्य संघ का, यानी जर्मन राइन राज्य संघ का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। और जितना भी जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था उसको क्या करते हैं, 39 राज्यों में बना देते हैं। याद रखिएगा, इसी दौरान जर्मन में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, होमबोल्ट, ये सब नाम याद रखिएगा। कौन कौन है? हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब, ये जो लोग थे, यह लोग धीरे धीरे इन लोगों में राष्ट्रवाद का जागृति हो रहा था और ये लोग वहां के लोगों को समझा रहे थे कि भाई हम लोग के अंदर भी क्या होना चाहिए, जैसे फ्रांस में राष्ट्रवाद आया उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी क्या आ जाना चाहिए जी, राष्ट्रवाद आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? राष्ट्रवाद की भावना आना चाहिए। और वे लोग धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने लगे, बढ़ाने लगे। बोल रहा है हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। यानी हीगेल जो थे धीरे धीरे लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहे थे, किस वजह से? राष्ट्रवाद के वजह से। किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए। प्रसा का चांसलर जो बिस्मार्क था, याद रखिएगा चांसलर प्रधानमंत्री को हम लोग बोलते हैं, तो प्रसा का जो चांसलर था बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित था। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क कौन था? तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनेगा कि भाई प्रसा का चांसलर था, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? तो याद रखना है जो बिस्मार्क थे वह हीगेल के विचारों से, किसके विचारों से? हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित है। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति की, यानी कि देशभक्ति वाला कविता गा गा कर लोगों को सुनाया। जैसे हम लोग राष्ट्रीय गीत गाते हैं ना, उससे हमारे अंदर क्या जाता है, देश के प्रति प्रेम आने लगता है, देशभक्ति जग जाता है, उत्तेजना हो जाता है। उसी प्रकार से उन लोगों ने क्या किया कि कविता बनाया देशभक्ति वाला, जिनसे लोगों के अंदर क्या हो सके, अपने लिए देशभक्ति जग सके और राष्ट्रवाद अंदर पनप सके। हडेनबर्ग तथा नोवोलिस ने जर्मनी में के गौरव में अतीत को सामने रखा, यानी पहले के अतीत को बताया कि भाई देखो जर्मनी कितना बड़ा था। जैसे हम लोग ही कुछ होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे भारत में एक खोज हो गया है, पहले ही सब चीज हो चुका था, जीरो का खोज हो गया, चाहे वेद का खोज हो गया, पुष्पक विमान हमारे यहाँ था। उसी प्रकार से वो लोग भी जो नोवोलिस लोग थे क्या किए, जर्मनी के गौरव इतिहास को सामने रखा कि भाई जर्मनी पहले क्या था अब क्या हो गया है, कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके और अपना पहले की जैसा दबदबा विश्व पे बना सके। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक एवं नायिकाओं के जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी के सामंतवादी व्यवस्था, यानी आप याद रखिएगा मध्यकाल में सामंती व्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यानी एक राजा होता था, और मान लेते हैं यहाँ पर एक राजा है, देखिए
यहाँ पर क्या है, एक राजा है और राजा क्या करता था, बहुत सारे गांवों पे क्या किया करता था, राज किया करता था। इस तरीके से राजा बहुत सारे गांवों पे राज करता था। अब राजा हर जगह तो जा नहीं सकता था, तो हर गांव में एक एक क्या करता था, सामंत बना देता था। यानी उस गांव का मतलब कि पूरा निगरानी करने वाला मान लीजिए एक मुखिया बना देता था। या अगर अभी के टाइम में देखे जैसे मुखिया है, तो मुखिया के क्या बनाया रहता है, वार्ड बनाया रहता है कि नहीं बनाया रहता है। हर वार्ड में एक उनको वार्ड सदस्य होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से राजा क्या करता था, हर गांव का एक सामंत बनाता था और सामंत का काम था कि गांवों से टैक्स यानी कि कर वसूल करके राजा को देना। लेकिन दिक्कत क्या था कि अगर राजा मान लीजिए सबसे 5 रुपया मांगता था कि भाई पर व्यक्ति पर हमको 5 रुपया ला कर दो, तो ये सब 8 रुपया ले लेता था, ये सब 9 रुपया ले लेता था और राजा को कितना देता था, 5 रुपया ही देता था। जिस वजह से शोषण व्यवस्था जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगा, गरीब बहुत गरीब होने लगा और यह लोग धीरे धीरे क्या होने लगा, अमीर होने लगा। तो वही बोल रहा है कि भाई सामंती व्यवस्था क्या हो गया, खत्म हो गया और लोग आधुनिक जो युग था उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो गए। और आधुनिक युग याद रखिएगा औद्योगिकरण का युग था, यानी धीरे धीरे उद्योग ये सब बढ़ रहा था और लोग रोजगार का बहुत सारा रास्ता खुल रहा था। बोल रहा है जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन के शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। यानी जितने भी कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थे, सब क्या कर रहा था, जितना भी विश्वविद्यालय था, सब आंदोलन करने के लिए लोगों को यानी विद्यार्थियों को प्रेरित करता था, देश प्रेम का शिक्षा देता था, राष्ट्र प्रेम के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में बताता था कि देखो फ्रांस में कैसे हो गया, फ्रांस में पूरा राजा एक मतलब लोग मिल गया, इटली में कैसे लोग मिलने के लिए कर रहा है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसेफ्ट, याद रखिएगा क्या चीज, ब्रुसेनसेफ्ट सभा स्थापित की। एक नया सभा लोगों ने बनाया, उस सभा का नाम क्या था, ब्रुसेनसेफ्ट। क्वेश्चन आएगा कि जर्मनी में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा सभा बनाया था, तो ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा बनाया था। कौन सा प्यारे बच्चों, ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित की। कह रहा है वाइबर राज्य का या एना विश्वविद्यालय, याद रखिएगा एना विश्वविद्यालय, यानी मान लेते हैं जैसे आसपास में कोई कॉलेज होता है ना, उसी प्रकार से महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय था, यानी जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वहां पे क्या करता था, सभी विद्यार्थी लोग आंदोलन करते थे ताकि हम लोग क्या कर सके, एकीकृत हो सके। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यद्यपि मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून बनाया। याद रखिए मेटरनिक कौन, वही ऑस्ट्रिया का चांसलर जो प्योर थेथर था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि लोग एकीकृत हो और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। तो मेटरनिक सभी आंदोलन को क्या किया, कुचलने का आदेश दिया। परंतु फिर भी भाई लोग जब एक बार चाह लेते हैं, आप कितना भी दबा लो, कुछ होने वाला है नहीं। तो कह रहा है जर्मनी के राष्ट्रीयता के प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसे एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। कह रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। यानी धीरे धीरे लोग पैसा भी निमन कमा रहे थे ताकि एकीकरण हो सके और आर्थिक रूप से भी लोगों को लग रहा था कि अगर हम एकीकृत हो जाते हैं तो हम ज्यादा व्यापार कर सकेंगे। और जिस वजह से 1800, याद रखिए व्यापार के वजह से, अब जैसे मान लो अगर यहाँ से दिल्ली तक अगर जाने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, टैक्स ही सब नहीं देना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, व्यापार करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आमतौर पे देखिएगा जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमें भी टैक्स देना पड़ जाता है। उसी प्रकार से जब जर्मनी 300 में बटा हुआ था तो जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाता था तो उसको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। जिस वजह से व्यापारी लोग अपना व्यापार अच्छे तरीका से नहीं कर पाता था। लेकिन क्या किया नेपोलियन, जब उसको 39 में किया तो थोड़ा सा टैक्स में तो कमी आई, लेकिन फिर भी व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में, सबसे बड़ियार जो रहेगा उसी के एथी में ना नियम बनेगा जी, तो प्रसा बड़ियार था इसलिए इसके नेतृत्व में एक नियम बनाया और जलबेरीन नामक आर्थिक संघ बनाया। याद रखिएगा व्यापारियों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सा संघ बनाया, तो जलबेरीन
नामक आर्थिक संघ बनाया। क्वेश्चन आता है कि व्यापारियों ने कैसा संघ बनाया, तो ज़ेल्बेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए। इतना के बावजूद भी अभी तक लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का भावना अभी पूरे तरह से नहीं निकला था। यानी लोग अभी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाई हम क्या हो सके, एकीकृत हो सके। फ्रांस के 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा दिया, यानी थोड़ा सा झोंक लगाया, लेकिन नहीं होता है धकला धकला के आदमी रुक जाए, यानी कि चलते चलते लेकिन फिर भी हवा गायब, यानी कि लोग रुक गया, तो आगे कुछ हो नहीं पाया। आगे कुछ लोगों ने क्या करा है, लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे। कुछ ऐसा राज्य था जहां पे लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगा, लेकिन याद रखिए प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसा जो था, प्रसा और ऑस्ट्रिया जो था, ये दोनों बहुत अच्छा दोस्त था, और ये दोनों का काम था कि पूरा जर्मनी में कहीं भी एकीकरण के लिए आंदोलन नहीं होने देना। तो जो भी छोटा मोटा राज्य था वहां पे आंदोलन होता था, उसको प्रसा और ऑस्ट्रिया क्या करता था, दबा देता था, कुचल देता था, ताकि हमारे खिलाफ में आवाज उठ न सके। 1848 की जैसी एक क्रांति होता है, और आपको पता है कि 1848 की क्रांति के बाद जो मेटरनिख का युग है, मेटरनिख का युग खत्म हो जाता है, और मेटरनिख कहाँ चला जाता है, वह पलायन कर जाता है इंग्लैंड को। तो वही करें 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का दिया। 1830 में तो तैका तैका सब झोंक लगैले था, लेकिन गड़बड़ा गया। लेकिन जैसे ये 1848 आया ना, सब लोग पूरा जोर शोर लगा दिया, और कह रहा है दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिख युग का भी अंत कर दिया था, यानी मेटरनिख बेचारा भी डेरा उड़ा के भाग गया था। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोगेर्न के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, वान गोगेर्न के नेतृत्व में मार्च 1848 को, याद रखिएगा कब, मार्च 1848 को पुराने संसद की सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहां पे बुलाया जी, फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर बुलाया गया। किसको, जितना पुरानका संसद के लोग था सभी को बुलाया गया कि भाई जल्दी आ जाओ, एक जरूरी मीटिंग करना है हम लोगों को। जहां यह निर्णय लिया गया कि, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या निर्णय लिया गया। यहां पे निर्णय लिया गया कि जो प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम है, कौन है, याद रखिए प्रसा का शासक कौन है, फ्रेडरिक विलियम। कौन है जी प्रसा का शासक, फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। अब देखिए सब देश के राजा सब वहां पे आया हुआ था, प्रसा का राजा भी आया हुआ था, फ्रेडरिक विलियम जो था वह भी यहाँ पर आया हुआ था। और जैसे ये वहां का जो वान गोगेर्न था, और सारा लोग मिलकर क्या कहा कि भाई साहब प्रसा का शासक जो फ्रेडरिक है ना, वह पूरा जर्मनी के राजा बनेगा, हम सब उसको राजा मानेंगे। जो फ्रेडरिक था खुश हो गया कि भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, बिना लड़ाई उड़ाइयों को सब हमको क्या मान रहा है, राजा मान रहा है। बहुत खुश हो गया, कहो चलो मंजूर है कि हम आज से तुम्हारा क्या हो गए, राजा हो गए। लेकिन इसी समय में वान गोगेर्न कहते हैं ना 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 अभी सुनिए, अभी इतना नहीं, अभी आगे तो सुन लीजिए। तो अभी कहा कि ठीक है बोलिए, तो कहा उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। तो जैसे यही सुना ना फ्रेडरिक विलियम कि भाई हमारे अंदर में सब आ जाए, यानी प्रसा के अंदर में ही पूरा जर्मन राष्ट्र आ जाए, तो खुश हो गया। लेकिन जैसे ये वो लोग बोला कि सुनिए हम आपको राजा बना देते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, पूरा जर्मनी के एकीकरण करना होगा, तब बेचारा मुरझा गया। तब कहा कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, काहे कि प्रसा का जो राजा था, याद रखिएगा, वह पहले ही वादा कर चुका था, किससे, ऑस्ट्रिया से, कि हम किसी भी प्रकार के एकीकरण में भाग नहीं लेंगे। अब वादा अगर किया था तो वादा तो टूट जाता कि नहीं टूट जाता, तो किया जाएगा। और साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन सिद्धांत को अपनाया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना।
यानी कि जैसे ही बोला कि आप राजा बनिएगा तो खुश हो गया, लेकिन क्या बोला कि आप ही को एकीकरण किया जाएगा, एकीकृत किया कराना होगा और लोकतांत्रिक वैधानिक राजत्व के शासन के सिद्धांत को आपको अपनाना होगा। तो वो था भाई मनमर्जी राजा, अपने मन का करने वाला, और वो कभी भी नियम कानून से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो इस बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा और नहीं माना। देखिए ना, फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का था, यानी पुरानका ख्यालात के लोग था और अपन मन मर्जी करने वाला था, वह काहे इस विचार को मान ले कि भाई हमको नियम से चलना है? तो कहा नहीं, हम छोटे में खुश है, हमको आप लोग का राजा बनना नहीं है। ने उस व्यवस्था को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रियाई संघर्ष से बचना चाहता था और उसको भी पता था कि भाई अगर हम क्या करते हैं, एकीकरण करते हैं, तो हमको ऑस्ट्रिया से लड़ना होगा। किससे लड़ना होगा? ऑस्ट्रिया से लड़ना होगा, जिस वजह से वह इस चीज को इनकार कर देता है। आगे कह रहा है, जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के इस प्रस्ताव के विरोध में थे, और भी एक दो राज्य था जो नहीं चाहता था कि एकीकरण हो। इस गतिरोध से एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, साथ ही जर्मन राज्यों के विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। यानी वहीं में लोग क्या होने लगा? विद्रोह करने लगा। लेकिन उसको ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर क्या कर दिया? दबा दिया। कहा भाई आजादी चाहिए, लेता था, घोंप देता था, और आजादी चाहिए और घोंप देता था। तो धीरे धीरे लोग शांत हो गया, कहा कि बिल्कुल आजादी नहीं चाहिए। अब लेकिन प्रसा समझ चुका था कि अगर हमको एकीकरण चाहिए तो हमको ऑस्ट्रिया से आज न कल भाई लड़ाई तो करना पड़ेगा, और लड़ाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? सैनिक मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब प्रसा क्या करेगा? सैनिक मजबूत करना चालू करेगा। तो प्रसा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, और जब भी नेतृत्व जो भी एकीकरण करेगा उसमें भूमिका कौन निभाएगा? प्रसा। काहे कि भाई प्रसा इतना शक्तिशाली दूसरा कोई था भी नहीं, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। क्या कर दी? अपनी प्रसा अपना सैन्य शक्ति क्या करा? बढ़ाने लगा, अपने सैनिक को बढ़ाने लगा। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया और एक बोझ खत्म हो गया जर्मनी के धरती से। फ्रेडरिक जो राजा था वह क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसके देहांत होते ही उसका भाई विलियम, याद रखिएगा, फ्रेडरिक का भाई विलियम वहां का राजा बन गया। यानी प्रसा, फ्रेडरिक के मरने के बाद प्रसा का राजा कौन बना? विलियम। विलियम कौन था? फ्रेडरिक का भाई था। शासक बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। याद रखिएगा, वो विलियम जो था, फ्रेडरिक बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई इसका एकीकरण हो। किसका? प्रसा या जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन जो उसका फ्रेडरिक नहीं चाहता था, लेकिन विलियम जो था चाहता था कि उसका क्या हो सके? एकीकरण हो जाए। और याद रखिए, लेकिन ये भी निरंकुश था, ये भी पुराना ख्याल का ही था, लेकिन यह एकीकरण को सपोर्ट करता था। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का हवा होने लगा। यानी औद्योगिक क्रांति में क्या हो गया? तेजी हो गया। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुए। यानी जर्मनी का जो आधारभूत यानी बेसिक रूप से जो चीज था, सड़क हो गया, रोजगार हो गया, इसमें बहुत सारा सुधार करने लगा। उससे जर्मन राष्ट्रों की एकता का सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुआ, और जिस वजह से लोगों को लगने लगा कि भाई विलियम अगर राजा बन जाए तो मजा आ जाए, यानी इसी के अंदर में एकीकरण होना चाहिए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ, बताइए, अपना काम करवाने के लिए वो प्रधानमंत्री निमन बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बिल्कुल बनवाएगा। तो वही एक महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। याद रखिए, विलियम अपना चांसलर किसको नियुक्त किया? बिस्मार्क को। किसको नियुक्त किया? बिस्मार्क को अपना क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखिएगा, बिस्मार्क का जो जन्म था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में ब्रैंडेनबर्ग, ये क्या है? ब्रैंडेनबर्ग नामक जगह पर। कहाँ पे? 1815 में ब्रैंडेनबर्ग नामक जगह पर हुआ था। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट यानी कि जो जर्मन का सांसद था, में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। यानी प्रसा के तरफ से जब भी
सांसद लगता था, जब भी डाइट में मीटिंग होता था, कौन जाता था? याद रखिएगा, प्रसा के तरफ से बिस्मार्क जाता था। कौन जाता था? बिस्मार्क। प्रारंभ से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। आपको पहले ही बताया जा चुका है, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था जी? हीगेल के विचारों से। किसके विचारों से? हीगेल के विचारों से प्रभावित था। जो जर्मन संसद यानी कि डाइट था, अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। यानी वहां के लोग जान गए थे कि भाई क्या है, बहुत होशियार है, बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, बहुत तेज तरह के इंसान हैं, तो कोई भी काम होगा तो इससे कराएगा कि नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएगा, काहे कि लोग पहले से ही जान चुका है। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत क्या था कि वह निरंकुश को ही, यानी एक ऐसा राजतंत्र चाहता था जिसमें प्रजा का मनमानी ना चले। भाई राजा जो है अपने हिसाब से काम कर सके। राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया, लेकिन निरंकुश होते हुए भी भाई वह एकीकरण के पक्षधर था। यह उसकी कूटनीति सफलता थी कि चाहे उदारवादी, राष्ट्रवादी या कोई भी कट्टरवादी हो, देखिए वो इतना तेज था कि भले वह किसको मानता था? निरंकुश राजतंत्र को ही मानता था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उदारवादी हो या राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी हो, सब वहां पे हार जाता था। सब उसको अपना मतलब सबसे लोहा मानवाता था। सब किसको मानता था? बिस्मार्क को मान लेता था कि भाई बेहतर इंसान है। कह रहा है बिस्मार्क जो है जर्मन, इसके लिए उसने देखिए जर्मनी को वो चाहता था कि जब तक वह शक्तिशाली ना हो जाए तब तक कभी भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ नहीं सकता है, और जब तक ऑस्ट्रिया से नहीं लड़ेगा भाई वह कभी भी एकीकरण कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, रक्त और लौह के नीति का क्या किया? अवलंबन किया। याद रखिए बिस्मार्क किस नीति का अवलंबन किया? तो रक्त और लौह की नीति के। कौन नीति के जी? रक्त एवं लौह नीति के अवलंबन कौन किया? तो बच्चे लोग याद रखना है कि भाई बिस्मार्क किया। किसका? तो रक्त एवं लौह का नीति। रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन कौन करता है जी? तो बिस्मार्क करता है। कौन करता है? बिस्मार्क करता है। यानी इसका मतलब हुआ, रक्त मतलब भाई खूब खून बहाइए, और लौह मतलब क्या चीज? लोहा। यानी खूब हथियार बनाइए और खूब खून बहाइए, खूब लोहा के हथियार बनाइए और खूब खून बहाइए, तभी जाके आपको क्या मिलेगी? आजादी मिलेगी। तभी जाके हमको क्या मिलेगा? एकीकरण मिलेगा। यानी कि मरो एवं मारो जैसा नीति हो कि अपना सैनिक बढ़ा लो और सबको क्या कर दो? हथियार दे दो। इसका तात्पर्य यह था कि भाई क्या होना चाहिए? जर्मनी का एकीकरण संभव है। किस चीज से? सैनिक से। किसी से? सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। जब तक सैनिक नहीं बढ़ाया जाएगा इसका एकीकरण नहीं होगा। आगे कह रहा है, उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया कि भाई सैन्य के लिए सेवा, सैन्य के लिए टैक्स, सैनिक में भर्ती करना जरूरी है। जब तक नहीं कीजिएगा फिर आपको रखा नहीं जाएगा देश के अंदर। एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। जो बिस्मार्क था, याद रखिएगा, सैन्य शक्ति को बहुत समझता था। उसको पता था कि जब तक सैनिक न हो और सैनिक के हाथों में हथियार न हो तब तक जर्मनी का एकीकरण भाई साहब नहीं हो पाएगा। कालांतर में उसने 1830 के ऑस्ट्रियाई प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया। आपको पता था प्रसा जो था किससे वादा किया था? ऑस्ट्रिया से, कि भाई साहब आप वादा ले लो, हम वादा नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आपको पता है वादा किस लिए होता है? तोड़ने के लिए। तो उस वादा को बिस्मार्क क्या कर देता है? तोड़ देता है। हम कहता है कि हम किसी वादा को नहीं जानते, न उस समय का राजा है और न वादा रहा। अब बताइए, जब वादा तोड़ेगा तो प्रसा जो ऑस्ट्रिया है खिसियाएगा कि नहीं खिसियाएगा? केकरा पे? प्रसा पे। और जब खिसियाएगा तो लड़ाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं किया जाना था। एक नियम था जिसमें बोला गया था कि प्रसा कभी भी जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकता है, और उसको कौन तोड़ दिया? बिस्मार्क तोड़ दिया। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अब लोगों को लगने लगा कि भाई प्रसा ही हमारा क्या कराएगा? मसीहा बनेगा और प्रसा ही हमारा एकीकरण कराएगा।
बिस्मार्क ने अपने नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण कर और इस कारण प्रसा, अब याद रखिए जो ई बिस्मार्क था प्रसा को इतना ना सैनिक बना दिया प्रसा में कि प्रसा शक्तिशाली हो गया, और इतना शक्तिशाली हो गया कि प्रसा और ऑस्ट्रिया दोस्त दोस्त क्या हो गया, दोस्त, यानी दोनों बराबरी का हो गया। याद रखिए जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क प्रसा को इतना मजबूत बना दिया कि प्रसा और ऑस्ट्रिया क्या करने लगा, एक साथ दोस्ती करने लगा और दोनों घूमने लगा। बात समझ रहे ना, तो किसी भी मायने में कम नहीं रह गया, यानी प्रसा जो था ऑस्ट्रिया से बिल्कुल कम नहीं था। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ 1864 में, दिन याद रखिएगा, 1864 में स्लेस्विक और हॉलेस्टीन नामक राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। यानी इस अब जब दोनों बरियार हो गया तो कहा दोस्त, तो ऑस्ट्रिया कहता है का दोस्त, तो कहा कि चलिए ना कुछ जीत उत लिया जाए, शिकार किया जाए। तो कहा का शिकार करना है, तो कहा कि चलिए ना डेनमार्क पे हम लोग हमला बोलते हैं, और दोनों गोटा डेनमार्क पे हमला बोला और स्लेस्विक और हॉलेस्टीन नामक जगह को जीत लिया। कौन कौन, प्रसा और ऑस्ट्रिया। किससे जीत लिया, डेनमार्क से। कब जीत लिया जी, 1864 में। फिर बताइए प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर किस पे हमला किया, डेनमार्क पे हमला किया। कौन जगह को जीता, स्लेस्विक और हॉलेस्टीन को जीता। किसको किसको जीता, स्लेस्विक और हॉलेस्टीन को। कब जीता, तो 1864 में। दोनों मिला और राज्य के आक्रमण कर दिया डेनमार्क पे। डेनमार्क बेचारा तो भाई अकेले पिटा गया दोनों से, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद याद रखिएगा स्लेस्विक मिल गया प्रसा को। स्लेस्विक किसको मिल गया, प्रसा को, और हॉलेस्टीन जो है वह मिल गया ऑस्ट्रिया को। क्या मिल गया, ऑस्ट्रिया को। याद रखिएगा स्लेस्विक किसको मिल गया, प्रसा को, और हॉलेस्टीन किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए डेनमार्क जो जगह था, डेनमार्क, तो डेनमार्क से दो गो जगह छीन लेता है। एगो है आपका स्लेस्विक, क्या है, स्लेस्विक नामक जगह, और दूसरा जगह है आपका हॉलेस्टीन, क्या है, हॉलेस्टीन नामक जगह। यानी कि दो गो जगह को जीत लेता है। कौन कौन, एक तो प्रसा मिलकर, क्या मिलकर, प्रसा मिलकर, और दूसरा का कौन मिलकर, आपका ऑस्ट्रिया मिलकर। क्या मिलकर, ऑस्ट्रिया मिलकर। देखिए ऑस्ट्रिया और प्रसा क्या हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ऑस्ट्रिया तो पहले से शक्तिशाली था, प्रसा हो जाता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली। कौन हो जाता है जी, प्रसा हो जाता है बहुत ज्यादा शक्तिशाली, और ऑस्ट्रिया को बोलता है कि चलिए हम लोग हमला करें कहाँ पे, डेनमार्क पे। कहां पे हमला करे, डेनमार्क पे। और जैसे डेनमार्क पे हमला करता है तो स्लेस्विक और हॉलेस्टीन नामक दो जगह जीत लेता है। अब इसमें क्या होता है, स्लेस्विक के हिस्से में आ जाता है प्रसा। कौन आ जाता है, प्रसा। तो स्लेस्विक पे किसका अधिकार जी, प्रसा का। किसका अधिकार, प्रसा का। और ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है किस पे, हॉलेस्टीन पे। किस पे, हॉलेस्टीन पे। अच्छा एक बात बताइए, प्रसा एक दोस्त है जी, ऑस्ट्रिया का दोस्त है, बिल्कुल नहीं, दुश्मन है। तो वह क्या इसको इतना आसानी से हॉलेस्टीन दे देगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए क्या करता है, देखिए यहां पर भी रहता था जर्मन का लोग, जर्मनी का लोग को जर्मन बोलते हैं, और यहां पर भी रहता था जर्मन लोग, यानी दोनों में कौन रहता था, जर्मन लोग। अब बताइए जर्मन लोग, प्रसा यानी कि जर्मनी, प्रसा का मतलब जर्मनी का एकीकरण करने वाला। तो जर्मन लोग जर्मन के साथ रहना चाहेगा कि ऑस्ट्रिया के साथ रहना चाहेगा, तो आम बात है भाई, जर्मन वाला जर्मन के साथ ही रहना चाहेगा। तो भाई इसको तो ले नहीं सकता था, तो ये जो प्रसा था स्लेस्विक में तो रहा ही रहा, और हॉलेस्टीन के लोगों को भड़का दिया कि तुम लोग आज़ाद हो जाओ, तुमको ऑस्ट्रिया के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब घटेगा तो हम हैं ना फरियाने के लिए, हम तुमको हथियार दे देंगे, तुम लड़ लेना। तो अब देखिए इसके बाद, अब देखिए क्या किया, डेनमार्क से दोनों जीता, दोनों जीतने के बाद अपन हिस्सा ले लिया, अब इसको लतिया दिया, निहुराया, मार दिया लात, समझ रहे हैं। और लात मारने के बाद क्या किया कि अब जैसे ही हॉलेस्टीन ऑस्ट्रिया को पता चला कि हॉलेस्टीन के लोग क्या कर रहा है भाई, क्रांति कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रांति। तो अभी जाएगा ना अपना सैनिक लेके, बहुताले सैनिक उठाएगा और सैनिक लेके इधर जाना चाहेगा कि हमको भाई जाने दो, हमको हॉलेस्टीन में। तो जैसे ये यहाँ सीमा पर आया तो इससे पूछा गया भैया कहाँ चले, तो कह रहा देखो ना हॉलेस्टीन वाला से क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसको जा रहे हैं शांत करने। तो कहा देखिए इधर से आप नहीं जा सकते हैं, हम आपको नहीं चिन्हते हैं, आप अपना रास्ता बनाइए, हम अपने देश में नहीं जाने देंगे। कौन बोला, प्रश्न।
देखिए कैसन खेल खेला, क्या बोला, डेनमार्क से स्लेस्विक और हॉलस्टीन को जीता, दोनों मिलके अपने ले लिया स्लेस्विक को और इसको दे दिया हॉलस्टीन, ऑस्ट्रिया को दे दिया हॉलस्टीन। अब इसमें क्या किया, हॉलस्टीन के लोगों को भड़का दिया और आंदोलन करवा दिया, और ऑस्ट्रिया जब जा रहा है लड़ने तो इसको अब जाने नहीं दे रहा है, कह रहा है हम अब जगह नहीं देंगे। अब सोचिए एकरा दुरामा है, आपका रास्ता पड़ता हो और उन्हें आपका भाई पिटा रहा हो, अभी जाने न दे, आपका दिमाग लहरेगा कि नहीं लहरेगा, आप इसको मारिएगा कि नहीं मारिएगा, बिल्कुल मारिएगा। और ये पूरा प्लानिंग में था भाई साहब कि अगर हम रोकेंगे तो ऑस्ट्रिया हमको मारेगा, तगारवियों से हथियार लेके बैठल था। देखिए ऑस्ट्रिया को प्राप्त क्या हो गया, हॉलस्टीन हो गया, लेकिन मिल पाया नहीं, मिल पाया, बेचारा ताकते रह गया, टुकुर टुकुर ताक रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, प्राप्त हुआ। चूंकि इस दोनों के राज्य में जर्मन की संख्या अधिक थी, यानी जर्मनी के लोग रहता था, अतः प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादियों के भावनाओं को भड़का दिया और भड़का के ऑस्ट्रिया के खिलाफ में क्या करवा दिया, विद्रोह करवा दिया। और आपको पता ही है विद्रोह को कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना जाने लगा प्रसा से होते हुए, भाई साहब रास्ता दे दो, भाई साहब रास्ता दे दो, लेकिन प्रसा रास्ता नहीं देगा। प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, ऑस्ट्रिया के सेना को कहां से जाना था, प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था, और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोक दिया, यानी प्रसा जो है ऑस्ट्रिया को रास्ता नहीं दिया। आगे देखिए, चूंकि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना असंभावी था, यानी कहने का मतलब कि बिस्मार्क को पता था कि जैसे ये हम रास्ता रोकेंगे ऑस्ट्रिया क्या करेगा, हमसे युद्ध करेगा ही करेगा, उसको पहले से पता था। परंतु वह ऑस्ट्रिया, देखिए खुद वो आक्रमण नहीं करना चाहता था, वह चाहता था कि ऑस्ट्रिया पहले आक्रमण करे ताकि दुनिया को पता चले पहले गलती किसका है, ऑस्ट्रिया का है। और याद रखिए इसको पता था कि पहले से हमको लड़ाई होने वाला है, जिसलिए वह फ्रांस के साथ समझौता कर लेगा, जो फ्रांस के राजा निकोलस तृतीय है उससे कर लेगा कि भाई साहब हम ऑस्ट्रिया से अगर लड़ेंगे तो आप उसको छोड़ाने मत आइएगा, अब ऐबो कीजिएगा तब बाद में आइएगा, इसके लिए हम आपको कुछ क्षेत्र इनाम में दे देंगे, अपना कुछ जगह दे देंगे। इसका भी क्या जाता था भाई, ये भी सकार लिया कि ठीक है लड़ तो नहीं हम कुछ ना, जैसे इटली वाला किया था। पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में, किसमें, ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में फ्रांस क्या रहे, तटस्थ रहे, ना एकरा ओरी से बोले ना ओकरा ओरी से बोले, उन्हें दूर रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क बोला कि हम आपको कुछ क्षेत्र दे देंगे। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल, अब देखिए फ्रांस के साथ तो समझौता किया है और इटली के साथ भी समझौता कर लिया कि भाई साहब तुम इधर से रहो, यहाँ पर रहेगा बीच में ऑस्ट्रिया और हम रहेंगे इधर से। तो बोला कि प्रसा जैसे ये हम एने से हमला करेंगे तुम भी एने से हमला कर देना। बात समझ रहे हैं ना, अरे ये दोनों नीचे रहेगा, प्रसा ऊपर और इटली नीचे, यानी कि यहाँ पर यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा प्रसा और नीचे मान लो इटली हो गया। और क्या कह दिया, प्रसा कहा कि जैसे ये हम इन्हें हमला करम, ये हमारा तरफ मारे आई, वैसे ये तोरा क्या करना है, तोरो नीचे से हमला कर देना है कि कुछ सैनिकों होकर ओने चल जाए, कुछ सैनिकों ने दोनों भाई मिलकर ऑस्ट्रिया के निमन से दबा के मारल जाओ। काहे कि भाई इटली से भी तो चल रहा था ना, सेम लड़ाई चल रहा था उसी टाइम में। तो वही बोला है कि इटली के शासक से विक्टर इमैनुअल से संधि कर लिया, जिसके अनुसार उस संधि में लिखा कि ऑस्ट्रिया और प्रसा का अगर युद्ध होगा ना तो उसमें ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर तुमको आक्रमण कर देना है, यानी पीछे से क्या करना है, तुमको भी आक्रमण कर देना है। अंततः अपने, और ये सब ऑस्ट्रिया चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग भाई फिर गया और कहा कि अब नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़ेंगे। बस ऑस्ट्रिया ने 1866 में, इसको गौर से याद रखना बहुत अच्छे से, 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ में सेडोवा के युद्ध, कहाँ, सेडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी। याद रखिए सेडोवा का युद्ध केकरा केकरा बीच में, तो कब का, किसके किसके, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, किसके किसके, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। याद रखिएगा प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में कौन सा युद्ध, सेडोवा का युद्ध। सेडोवा का युद्ध कब,
1866 में दंदनायल गया, बहुत निमन से पिटा गया, दौड़ते गया कि भाई हम युद्ध करना चाहते हैं, और प्रसा तो पहले से तैयार ही था, दबा के मारा इसको, युद्ध की घोषणा कर दी, और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया। एने से इटली मार रहा था और होने से प्रसा मार रहा था। बहुत बेचारा के साथ गलत हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या कीजिएगा, गलत किया भी था सबके साथ, और दबा के मारा और बुरी तरीका से पराजित हो गया। निमन से ना, बहुत बेकार तरीका से पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हुआ, यानी ऑस्ट्रिया का जो भी प्रभाव था जर्मन क्षेत्र से समाप्त हो गया, और इस तरह जर्मनी का एकीकरण का 2/3 भाग क्या हो गया? 2/3 भाग जो कार्य था पूरा हो गया। अब देखिए, जो भी जर्मनी बचा हुआ था उसके लिए आपको फ्रांस से लड़ाई करना था। जो भी जर्मनी का भाग बच गया था, प्रसा को उसके लिए किससे लड़ाई करना पड़ता? फ्रांस के साथ युद्ध करना पड़ता, क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में फ्रांस हर बार क्या करता था? हस्तक्षेप कर देता था। और इसी समय स्पेन, याद रखिएगा, स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर के आया कि स्पेन के राजगद्दी पे कौन बैठेगा, स्पेन के राजा कौन बनेगा। लेकिन उस पर अधिकार जो था, याद रखिएगा, प्रसा के राजकुमार का था। क्या था? प्रसा के राजकुमार का था। किस पे? स्पेन के राजगद्दी पे। लेकिन फ्रांस कहता है कि हम इसको, ये छोटा सा लड़का, इसको हम वैल्यू नहीं देते हैं, इसको हम राजा नहीं बनने देंगे। और भाई बिस्मार्क को तो बड़ा दुख हो गया। बिस्मार्क इसमें तेल मसाला लगा के कि हमनी के राजा के गरियावे रलक है, लोग को बता दिया। लोग तो कहा कि फ्रांस खाली बेटा आ जाओ, जेने फ्रांस बेटा आ जाओ उन्हें उसका मरम्मत कर दिया जाएगा। परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध कर दिया, और प्रसा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा मांगा कि लिख के दो कि भाई वह उसका गद्दी का मालिक होगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया कि हमारा राजा के क्या कर रहा था, गोरिया रहा था कि तोरा राजा के का भैलू। बोल लोग देखिए, फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध कर दिया, और जैसे विरोध किया, फ्रांस तो बरियार था, वो सोचा कि चल हम कहाँ अब प्रसा पे आक्रमण करते हैं, प्रसा को मारेंगे। कैसे बोल दिया है हमारा बारे में। तो 19 जून 1870 को, याद रखना है कब? 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने, कि कौन? फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब भाई प्रसा पहले जैसा नहीं था, पूरा तैयार था। और सेडोन की लड़ाई, किसकी लड़ाई? सेडोन। याद रखना है भाई साहब, सेडोन की लड़ाई केकरा बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। और एक था सेडोवा की लड़ाई। सेडोवा की लड़ाई केकरा बीच? तो याद रखिएगा, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। किसके? ऑस्ट्रिया के बीच। तो ऑस्ट्रिया के बीच हो जाएगा सेडोवा, और फ्रांस के बीच हो जाएगा सेडोन। याद रखिए, ये 66 में और ये आपका कब? 70 में। तो 1870 को नेपोलियन जो था प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कहाँ? सेडोन के। फील्ड चाहिए ना लड़ने के लिए, तो फील्ड में आया, और लड़ाई में फ्रांसीसी का जबरदस्त हार हो गया। इसमें फ्रांस जो है ना बड़ा बुरा तरीका से हार गया। और इसके बाद 10 मई 1871 को, कब? 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच में क्या हुआ? शांति स्थापित। पिटाएगा तो पिटाने के बाद पंचायती से मानेगा, पहले ये पंचायती कर लिया रहता। इस प्रकार सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। यानी कि सेडोन के लड़ाई में, याद रखिए, फ्रांस जो है, फ्रांस का पतन हो गया। यानी फ्रांस क्या था? एक महाशक्ति था, इसका पतन हो गया। और इसी के साथ में जर्मनी नामक महाशक्ति का भाई उदय हुआ। बात समझ रहे हैं ना? किसके लड़ाई में? सेडोन। तो वही बोल रहा है कि सेडोन की लड़ाई में एक महाशक्ति का क्या हुआ? पतन हुआ, तो दूसरी महाशक्ति का उदय हुआ। अंतोतगतवा जर्मनी 1871 तक, कब? 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। यानी कि क्या हुआ? एकीकृत हो गया। कब? 1871 में। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इनके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुए। अब देखा है इसकी दूसर राष्ट्र लोग भी क्या कर रहा था, वहां पे अब अपने अपने जगह पे एकीकरण के लिए क्रांति करना, विद्रोह करना चालू कर दिया।
वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया, यूनान इस सब क्या किया, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगा और राष्ट्रवाद का ही परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य, आपको बताया ना, जो भी तुर्की लोग था उनके जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था, ऑटोमन साम्राज्य की पतन की कहानी को अंतिम रूप दे दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रयास ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को क्या किया, जन्म दिया। और इसी प्रकार से आपका क्या किया कि मतलब कि आपका जो जर्मनी का एकीकरण था, क्या था, जर्मनी का एकीकरण, कौन सा चीज जी, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण था पूरा हुआ। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस प्यारे से वीडियो से, जो हमारा हम सफर क्लास का यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोग पूरा जर्मनी के एकीकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज उसको कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।